दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो, अरस्तु, इन सब कवियों का विवरण देखेंगे, जो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 76 स्टडी डीके में आपका स्वागत है। और जितनी भी ये प्लेलिस्ट बनाई हुई है काव्य शास्त्र से संबंधित, उसमें क्या है, कवियों का कालक्रम दिया गया है, कवियों का कालक्रम और उनकी रचनाओं का। तो आप YouTube पे जाइए और सर्च करिए चैनल को, और वहाँ पे आपको क्या होगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जो भी कंटेंट आपको पढ़ना है आप वहाँ से देख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। प्लेटो का समय काल है 427 से 347 ईस्वी पूर्व। प्लेटो प्रत्ययवादी, आत्मवादी दार्शनिक माने जाते हैं। तो प्लेटो कैसे दार्शनिक थे? प्रत्ययवादी और आत्मवादी। इनके गुरु कौन थे? सुकरात किसके गुरु थे? प्लेटो के, जो अपनी तर्कशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इनका काव्यशास्त्र संबंधी कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। इनका कोई भी ऐसा स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। किसका? प्लेटो का। इयोन, सिंपोजियम और रिपब्लिक में ही इनकी काव्य संबंधी मान्यताएं ज्ञात होती हैं। ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में प्लेटो की कविताओं का संकलित है। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकी कविताओं का संकलन किस में है? तो ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में। नेक्स्ट है, प्लेटो द्वारा रचित प्लेबुस ग्रंथ आलोचनात्मक सामग्री के रूप में अधिक उपादेय नहीं है। काव्य और कला के विषय में प्लेटो को मुख्य चिंता आदर्श राज्य में उनकी उपयोगिता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, किस कवि को किस विषय में प्लेटो की मुख्य चिंता आदर्श राज्य में उनकी उपयोगिता है? तो काव्य और कला में। कला के मूल्य को लेकर प्लेटो का मानना था कि यह नैतिकवादी अथवा उपयोगितावादी होती है। जो कला का मूल्य है उसे प्लेटो मानते हैं कि ये नैतिकवादी और उपयोगितावादी होती है। कला विषय को लेकर मानकीय दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं। उन्होंने एकेडमी नामक क्या लिखा था? नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की। तो अकेडिया नामक शिक्षण संस्था की स्थापना किसने की? प्लेटो ने, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहने का गौरव प्राप्त है। आगे चलकर इसे ही अकेडमी ऑफ प्लेटो भी कहा गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से अब गहराई से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा नंबर है अरस्तु, 384 से 322 ईस्वी समय काल। अरस्तु का वास्तविक नाम है अरिस्तोतिलेस था। इनका संबंध किससे था? यूनान से था। इन्हें पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आधार माना जाता है। यही क्वेश्चन है, किस कवि को पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आधार माना जाता है? तो वे हैं अरस्तु। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या कितनी पाई जाती है? 400 के आसपास। अपने काव्यशास्त्र संबंधी ग्रंथ पेरिपोएटिकेस में अरस्तु ने काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन किया। अरस्तु ने अपने किस काव्य ग्रंथ में मौलिक सिद्धांतों का विवेचन किया? तो पेरिपोएटिकेस में। 50 पृष्ठों का यह ग्रंथ छोटे छोटे 26 अध्यायों में बटा है। इस ग्रंथ की रचना का अनुमान 330 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अरस्तु की पेरिपोएटिकेस काव्य शास्त्र के जो रचना है वह 26 अध्यायों में विभक्त है। 26 अध्याय में क्या है? निहित विषयों पर आधारित है। यहाँ से स्टार्ट है। अध्याय 1 से लेके 5 तक में क्या दिया गया है? त्रासदी, महाकाव्य, प्रहसन, माध्यम और विवेचन, विषय और पद्धति के भेद। अध्याय 6 से लेकर 19 तक, 6 से लेकर 19 के मुख्य भाग में, जिसमें त्रासदी का क्या है? विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अध्याय 20 में पद आदि का व्याकरणिक रूप देखने को मिलता है। अध्याय 21-22 लक्षणा एवं पदावली विवेचन का प्रयोग है। अध्याय 23 और 24 में महाकाव्य का निरूपण किया गया है। अध्याय 25 में विद्वानों द्वारा काव्य के विरोधों पर अरस्तु का मत है। तो अरस्तु का मत किस में? अध्याय 25 में।
अध्याय 26 में त्रासदी और महाकाव्य की तुलना की गई है। अरस्तुकृत पेरी पोएटिकेस काव्य शास्त्र में अध्याय 12 और 20 को बाद में जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ भी बनेगा कि अरस्तु पेरी पोएटिकेस काव्य शास्त्र के अध्याय में कौन से अध्याय को बाद में जोड़ा गया, तो अध्याय 12 और 20 को। अरस्तु की रचना पेरी पोएटिकेस को दो आधारों पर बांटा जा सकता है। नंबर 1, यूनान के काव्य स्वरूप की स्पष्टता और वस्तुगत विश्लेषण। प्लेटो के आक्षेपों का विरोध और निवारण। नेक्स्ट है यूनानी भाषा में लिखी पेरी पोएटिकेस का अंग्रेजी में टी विंस स्टैनली ने ऑन पोएटिक्स नाम से 1780 ईस्वी में अनुवाद किया। पेरी पोएटिकेस में आए महत्वपूर्ण यूनानी शब्द हैं मिमेसिस अनुकरण, कथासिस विरेचन, पेरिपेतेइया स्थिति विपर्या, अग्निनोरिसिस अभिज्ञान, माइथस विरेचना, एथोस चरित्र, पाथोस भाव, प्राक्सिस कार्य, व्यापार। ये सब क्या है, यूनानी शब्द हैं जो यूनान शब्द से लिए गए हैं। इन सभी शब्दों के पारिभाषिक रूप को नीचे दर्शाया गया। अनुकरण का अर्थ है रूपांतरण का वह उन्नत रूप जिसके द्वारा वस्तु जैसी थी अथवा है उसे वैसा ही बताया अथवा दर्शाया जाता है, उसका जैसा होना ही पाया जाता है। अनुकरण का मतलब अर्थ यही है कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही बताया गया है। विरेचन, इसका परिभाषिक अर्थ है भारतीय का चिकित्सा शास्त्र में शारीरिक शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो विरेचन सिद्धांत का किस में प्रयोग किया जाता है, शारीरिक शुद्धता के लिए भारतीय चिकित्सा शास्त्र में। कला क्षेत्र में इस शब्द को करुणा और भय के स्थान पर भावात्मक विश्रांति इस अथवा भावात्मक शुद्धता प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है। स्थिति विपर्य, जब दुखांतक में निहित कथानक को आवश्यकता अनुसार विपरीत दिशा में मोड़ दे। अभिज्ञान, इसके अंतर्गत अज्ञान के रूप को ज्ञान में बदला जाता है। यह कथा पात्रों के हृदय में प्रेम और घृणा का संचारण करती है जिससे उनका भाग्य निर्धारित होता है। कला, प्रकृति का ही अनुकरण माना गया है। चरित्र, गुण अथवा चित्तवृत्तियों को व्याख्या देने वाला पक्ष है। भाव, मनोदशा द्वारा उत्पन्न प्रस्तुति भाव। कार्य व्यापार, आंतरिक कार्यों का बोध उत्पन्न कराने वाली शक्ति है। अरस्तु कहते हैं कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। दुखांतक, दुखांतक को परिभाषित करते हुए अरस्तु लिखते हैं कि दुखांतक एक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों को उचित विवेचन करे। प्रकृति, बूचर प्रकृति को वस्तु का आंतरिक धर्म मानते हैं जिसके द्वारा विश्व सृजनात्मकता प्राप्त करता है। अरस्तु प्रकृति के 6 अर्थ माने जाते हैं, गति का कारण, घटक, आकृति अथवा रूप, तत्व, विषय वस्तु, विकास प्रक्रिया। टेकनेस रितोरिकेस नामक अपने भाषा शास्त्र के ग्रंथ में अरस्तु ने भाषा संबंधी विभिन्न प्रश्नों पर विचार किया। अरस्तु की कृति वसियतनामा को दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि अरस्तु की कौन सी कृति में दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र माना गया, तो वसियतनामा को। पहली बार कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट करने का श्रेय अरस्तु को ही जाता है। इन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में घोषित किया। कवि कवित्व को ध्यान में रखकर अरस्तु काव्य के 2 प्रकार मानते हैं। अरस्तु काव्य के भीतर की गंभीरता और उदारता को वीर काव्य से जोड़ते हैं, दूसरी तरफ कवि के क्षुद्र और विनोदी भाव को व्यंग काव्य से जोड़ते हैं। उदात्त मानव चरित्र को उन्होंने महाकाव्य के भीतर महत्व दिया। महाकाव्य को लेकर अरस्तु ने कोई मुख्य परिभाषा नहीं दी। ट्रेजेडी पर बात करते हुए महाकाव्य पर भी विचार किया गया। ज्ञान को परिभाषित करते हुए अरस्तु लिखते हैं, ज्ञान की सभी शाखाओं में आबाद गति है। होरेस 65 से 8वीं ईस्वी पूर्व में। होरेस काव्य के लिए प्रतिभा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं तथा उसका प्रयोजन आनंद मानते हैं। ओर्स पोएटिका काव्य कला इनकी प्रसिद्ध कृति है। होरेस औचित्य सिद्धांत को काव्य में महत्व देते हैं। लोनजाइनस 1 से 3 ईस्वी शताब्दी पूर्व। लोनजाइनस मूल नाम लोंगिनुस की पुस्तक पेरिप्सुस का प्रथम प्रकाशन
रॉबर्ट टेलो ने करवाया। लॉन्जाइसन ने अपनी रचना पेरिप्सूस में उदात को काव्य की आत्मा माना है। यह 60 पृष्ठों और 44 अध्याय का लघु काव्य ग्रंथ है। लॉन्जाइनस द्वारा रचित पेरिप्सूस में अध्यायवार विषयों का वर्णन अनगणित है। अध्याय 1 से 7 में, अच्छा, जो लॉन्जाइनस की जो रचना है वो भी क्या है, 44 अध्यायों का एक लघु काव्य संग्रह है। और कितने पृष्ठ है इसमें, 60। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो ये कूट के अनुसार क्वेश्चन बनेंगे, इसमें कूट दे देंगे कौन सा है कौन सा नहीं है। अब इसमें अध्याय 1 से 7 तक, यानी कि 1 से 7 में उदात को परिभाषित करा है, ग्रंथ का उद्देश्य और दोषों की विवेचना की गई है। अध्याय 8 से 15 में क्या गया, उदात के 5 स्रोतों पर चर्चा, विचार और भाव की विवेचना। अध्याय 16 से 29 में अलंकारों की विवेचना। अध्याय 30 से 48, यानी कि 30 से 48, 30 से 48 अध्याय से 40 में रचना के स्वरूप भव्यता का वर्णन है। 30 और 38 में क्या है, शब्द बिंब रूप। 48 में, सॉरी, अध्याय 30 से 48 में बिंब रूप आदि की चर्चा है। अध्याय 39 से 40 में रचना के स्वरूप में भव्यता का वर्णन किया गया। अध्याय 41 से 43 तक, 41 से 43 में उदात विरोधी अन्य दोषों का वर्णन है। अध्याय 44 में नैतिक साहित्य के नाश की वजह पर चिंतन है। यह मूलतः एक भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। लॉन्जाइसन ने पेरिप्सूस की रचना पत्र रूप में की है, जिसमें वह किसी पोस्तुम्यूस टेरेंटियनुस नामक व्यक्ति को संबोधित करते हैं। लॉन्जाइनस ने पहले होरेसस ने आर्स पोएटिका को पत्र रूप में लिखा है। पेरिप्सूस का अंग्रेजी अनुवाद 1652 ईस्वी में जॉन हॉल द्वारा ऑफ द हाइड ऑफ एलोक्वेंस नाम से किया है। पेरिप्सूस का 2/3 भाग ही उपलब्ध है। प्रथम भाग में उदात शैली का विवेचन किया गया और द्वितीय भाग में कला के मूल तत्व का विवेचन किया गया है। यह रोचक तथ्य है कि कुछ विद्वान जहां इन्हें प्रथम रोमांटिक समीक्षक मानते हैं, किसको, लॉन्जाइनस को, हाँ, लॉन्जाइनस को क्या मानते हैं, रोमांटिक समीक्षक। ये इंपॉर्टेंट है, कौन से लेखक को रोमांटिक समीक्षक माना जाता है, लॉन्जाइनस को। तो कई विद्वान सर्वोत्तम क्लासिकल समीक्षक भी मानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेरिप्सूस में शाब्दिक उत्तम पुरुष का इस्तेमाल किया गया। सेंट सबरी में सबलाइम शब्द का प्रयोग ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेस वाग्मिता का प्रकाश अर्थ है इसके लिए किया गया है। उदात्तता एक महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, यह अर्थ कथन है लॉन्जाइनस का। उदात अभिव्यंजना या निर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य, ये भी लॉन्जाइनस की परिभाषा है। वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850 ईस्वी में विलियम वर्ड्सवर्थ का मूल मिजाज कवि का था। वर्ड्सवर्थ को पोथ टलारिएट की उपाधि भी दी गई थी। तो किस कवि को पोथ टलारिएट की उपाधि प्राप्त है, तो वर्ड्सवर्थ को। इम्पोर्टेंट है, फैक्ट है। प्रकृति उनके विचारों की मूल थी। वर्ड्सवर्थ ने 20 वर्ष में ही फ्रांस, इटली और आल्प्स पर्वत की यात्रा की थी। यानी कि ऐसे कौन से कवि है जिन्होंने 20 वर्ष की अवस्था में ही फ्रांस, इटली और आल्प्स पर्वत की यात्रा कर ली थी, तो वो थे वर्ड्सवर्थ। आल्प्स पर्वत पर ने उनके सौंदर्य विषयक मान्यता को प्रभावित किया, किसके, वर्ड्सवर्थ के। और फ्रांस की क्रांति 1789 ने उनके विचार को प्रभावित किया। सन 1793 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ का प्रथम संग्रह, तो प्रथम संग्रह कौन सा था, इन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच प्रकाशित हुआ, किसका, वर्ड्सवर्थ का। 1795 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ की मुलाकात कोलरिज से हुई, जो बाद में आत्मीय मित्रता में परिणित हुई। इनकी रचना लिरिकल बैलेड्स के प्रकाशन से तत्कालीन काव्य संबंधी मान्यताओं को चुनौती मिली। इस संग्रह पर नव अभिजात्यवादियों ने जमकर इन पर आक्रमण किया था। मैथ्यू अर्नोल्ड 1822 से 1883 ईस्वी में
ये आधुनिक अंग्रेजी के महान आलोचक कवि माने जाते हैं। अर्नाल्ड का कोई ग्रंथ नहीं है, उन्होंने भाषणों व लेखों में अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो ऐसे कौन से कवि जिनका कोई ग्रंथ नहीं है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड। अर्नोल्ड ने प्रत्येक क्षेत्र में विचारों की पूर्णता पर बल दिया। उनके अनुसार संस्कृति पूर्णता का दूसरा ही नाम है और काव्य संस्कृति का अन्यतम साधन है। इस विषय को उन्होंने अपने निबंध ग्रंथ कल्चर एंड एनार्की में स्पष्ट किया है। उन्होंने काव्य की विषय वस्तु महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जिसमें गहन और तीव्र भावों की संभावना हो। मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार कवि को संरचनात्मक, अनविति, अनुपात, सुसंगति का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि कवि जिस विषय का वर्णन करे उसके अनुवर्णन में भव्य शैली का प्रयोग हो और कविता में प्रयोजन को महत्व देते हुए आनंद के साथ नैतिक उन्नयन की भी बात हो। कार्य व्यापार की गुरुता, चरित्रता और चरित्रों की उदारता, स्थिति की तीव्रता को अर्नाल्ड ने प्राचीन यूनानी काव्यों की सफलता का कारण माना और काव्य में विचारों के निरूपण के स्थान पर कार्य व्यापार के निरूपण पर बल दिया। जॉन ड्राइडन 1631 से 1700 ईस्वी में ये एक महत्वपूर्ण कवि थे और नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नाटक के लिए ड्राइडन ने जीवंत प्रतिबिंब एवं मानव प्रकृति की रूप में संज्ञा दी। अंग्रेजी और आलोचना के जनक माने जाने वाले ड्राइडन की प्रसिद्ध कृति ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 1668 ईस्वी में है। इसके भीतर निएंडर नामक पात्र की भूमिका में स्वयं प्रस्तुत थे और ड्राइडन ने आनंद और शिक्षा को साहित्य का मुख्य प्रयोजन माना है। इम्पोर्टेंट है, कविता का मुख्य उद्देश्य आनंद है। आनंद के माध्यम से शिक्षा को कविता का साध्य बनाया जा सकता है। तो यह कथन किसका है? ड्राइडन का। उचित प्रतिभा प्रकृति का वरदान है, ये भी कथन है ड्राइडन का। इम्पोर्टेंट है सारे फैक्ट। कोलरिज का समय है 1772 से 1834 ईस्वी में। यह एक प्रत्ययवादी आलोचक थे। कोलरिज को अंग्रेजी में व्यवहारिक आलोचना का प्रवर्तक माना जाता है। कोलरिज द्वारा काव्य की अवधारणा जैववादी सिद्धांत पर निर्मित की गई है। वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने मिलकर सन 1798 ईस्वी में लिरिकल बैलेड्स नामक कविता संग्रह का लेखन कार्य किया। इसकी भूमिका अत्यंत प्रसिद्ध है। इस रचना से साहित्य में स्वच्छंदतावाद का उदय माना जाता है। कोलरिज का आलोचनात्मक कृतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति बायोग्राफिया लिटरेरिया है, जिसका अर्थ है साहित्य की जीवनी। इसमें कल्पना संबंधी सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा की गई है, किंतु न तो यह पूर्णतः साहित्यिक है और न पूर्णतः जीवनी। इसमें जीवनी, धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, राजनीति, आलोचना आदि का मिश्रण है। किसमें? बायोग्राफिया लिटरेरिया में। और बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी है? कोलरिज की। ये अब की 18 जून को जो एग्जाम हुआ उसमें भी ये रचना पूछी गई थी। सेंट्सबरी जैसे महान इतिहासकारों ने यूरोपीय समालोचकों की लंबी परंपरा में अरस्तु लोंजाइनस के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान कोलरिज को दिया गया है। बेनेडेत्तो क्रोचे 1866 से 1952 ईस्वी में। यह एक प्रसिद्ध आत्मवादी दार्शनिक है। तो प्रसिद्ध आत्मवादी दार्शनिक कौन है? बेनेडेत्तो क्रोचे। एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक्स नाम से अपना पहला निबंध इन्होंने 1900 ईस्वी में लिखा। 1902 में ला क्रिटिक नामक महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया। जर्मन दार्शनिक बाउमगार्टेन अलेक्जेंडर गोटलीब बाउमगार्टेन में एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया तथा आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। तो आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? बेनेडेत्तो क्रोचे को। एस्थेटिक इंद्रिय ज्ञान क्रोचे की एक महत्वपूर्ण कृति है, जिसके दो भाग हैं। इसमें के प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन तथा द्वितीय भाग में सौंदर्य के शास्त्र के इतिहास की चर्चा की गई है। एस्थेटिक का अंग्रेजी अनुवाद डगलस एंसले ने किया था। तो एस्थेटिक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? डगलस एंसले ने। क्रोचे की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक 1920 ईस्वी में, डिफेंस ऑफ पोएट्री 1933 ईस्वी में। कला निर्माण के क्षेत्र में क्रोचे प्रतिभा को मूल कारण मानते हैं। इम्पोर्टेंट है, काव्य के संदर्भ में क्रोचे द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत अभिव्यंजनावाद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। टी.एस. इलियट 1885 से 1965 ईस्वी में। इलियट का संबंध नई समीक्षा आंदोलन से
तथा उनके विचार नव्य शास्त्र में शामिल किए गए हैं। किसके? इलियट के। इनके गुरु आयरविंग बैबिट और जॉर्ज संतायना माने जाते हैं। यानी कि इनके दो गुरु माने जाते हैं, आयरविंग बैबिट और जॉर्ज संतायना। इलियट की मूल भावना का स्वरूप उनके लेखक ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में समाहित है, जो कि द सैक्रेड वुड में संकलित है। इलियट ने निजी काव्य कर्मशाला का उपजात अथवा काव्य निर्माण में अपने चिंतन के विस्तार को ही आलोचना माना है। इलियट ने कारित्री और भावित्री को एक दूसरे के पूरक माना जाता है तथा उसका मानना था कि आलोचना और कवि एक ही व्यक्ति होते हैं। निर्व्यक्तिकता सिद्धांत, परंपरा सिद्धांत और वस्तुनिष्ठ समीकरण इलियट के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, इम्पोर्टेंट है। क्राइटेरियन नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर इन्होंने सन 1922 से 1939 तक इसका संपादन भी किया। इसी के कारण इलियट की ख्याति साहित्यिक जगत में स्वीकार की गई। इनकी द वेस्टलैंड नामक पुस्तक प्रसिद्ध काव्य रचना पहले 1922 ईस्वी में इसी क्राइटेरियन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इम्पोर्टेंट है। इन्हें 1948 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो नोबेल पुरस्कार से किस कवि को सम्मानित किया गया है? टी.एस. इलियट को। आइए रिचर्ड का समय है 1893 से 1979। अंग्रेजी साहित्य में सौंदर्य शास्त्र को व्यापक और व्यवस्थित रूप से प्रथम बार निर्मित करने का श्रेय रिचर्ड को जाता है। रिचर्ड सौंदर्य को वस्तुनिष्ठ मानते हुए पाठक तथा दर्शक के भीतर उत्पन्न प्रभाव के रूप को देखते हैं। नई समीक्षा को सैद्धांतिक आधार प्रदान कराने वाले आलोचकों में अग्रणी है। अग्रणी कौन है? रिचर्ड। आलोचना के दो भेद भी रिचर्ड के द्वारा माने जाते हैं। अब वे दो भेद कौन से हैं? आलोचनात्मक अनुभूति मूल्य का वर्णन, प्राविधिक अनुभूति साधनों का वर्णन। मनोविज्ञान की सहायता से कविता की सार्थकता तथा महत्ता के संबंध में नवीन तर्क प्रस्तुत किए। रिचर्ड का यह मत था कि कलाएं जीवन के संचित मूल्यों का समूह होती है, जिनमें असाधारण पुरुषों के जीवन का पहलू उद्धृत होता है। रिचर्ड ने आलोचना के क्षेत्र में कुछ मौलिक विषयों पर विचार किया, जैसे काव्य अनुभूति का क्या मूल्य, अनुभूतियों की श्रेष्ठता, कला के क्षेत्र में विचारों का अंतर्द्वंद मूल्य इत्यादि है। अपने दो सहयोगी लेखक C.K. ऑगडेन और जेम्स वुड के साथ मिलकर रिचर्ड द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स नामक ग्रंथ का प्रकाशन 1922 ईस्वी में कर आलोचना क्षेत्र से जुड़ गए। C.K. ऑगडेन के साथ मिलकर रिचर्ड ने द मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना की, जिसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ। मीनिंग ऑफ मीनिंग जो रचना है उसका प्रकाशन वर्ष है 1923 ईस्वी में। रिचर्ड ने लगभग 12 ग्रंथ लिखे। इनका अंतिम ग्रंथ है बियोड 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रिचर्ड की ख्याति का मूल आधार प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1929 है। कोलरिज ऑन इमेजिनेशन 1934 ईस्वी में नामक इनकी पुस्तक विद्वानों के बीच काफ़ी सराही गई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।